सारे लोग आज बहुत खुश थे। आज करवा चौथ का दिन था और सौरभ की प्रेगनेंसी ने भी पूरे धनराजगिरी परिवार को खुशियों से भर दिया था। आज सुबह से काव्या और यासिका ने मैंग के लिए व्रत रखा था। उसके बाद भी काव्या सारे काम और पूजा की तैयारियां कर रही थी, लेकिन यासिका अपने कमरे में ही बैठी थी। तभी सुरभि वहां आई। यासिका, क्या हाल है तुम्हारा? सुरभि ने कहा। क्या बताऊं भाभी, अभी तो बस 11 बजे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कितने दिनों से भूखी हूँ। यासिका ने कहा। अरे तो कुछ खा लो ना, सुरभि ने कहा। लेकिन मेरा तो फास्ट है ना, यासिका ने कहा। हाँ, तो मैं कहाँ बोल रही हूँ कि सबके सामने खा लो। चुपके से खा लो ना, किसी को भी पता नहीं चलेगा और सबको यही लगेगा कि तुमने भी मैं के लिए पूरे मन से व्रत रखा है, सुरभि ने कहा। बात तो ठीक है, और वैसे भी मैं के लिए काव्या भी व्रत रख रही है, यासिका ने कहा। तुम भी ना यासिका, काव्या बस मैं के पैसों से प्यार करती है। देखना, वो भी ये व्रत नहीं निभा पाएगी, सुरभि ने कहा। पैसों से नहीं, वो मैंग से प्यार करती है। उसने खुद मुझे बताया है कि वो मैंग से बहुत प्यार करती है और वो ये बुरी बनने का बस नाटक कर रही है ताकि मैंग से मुझे दूर रख पाए, यासिका ने कहा। बाप रे, ये काव्या तो बहुत चढ़ निकली, लेकिन यह बात हमारे लिए अच्छी है। हम उसके लिए मैंग के दिल में इतनी नफरत भर देंगे कि मैंग उसका दिल दुखाता रहेगा और बार बार उसकी फीलिंग को हर्ट करता रहेगा, और उसके बाद वो खुद ब खुद मैंग को छोड़कर चली जाएगी और फिर मैंग तुम्हारा, सुरभि ने कहा। हाँ, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन अब मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं कुछ खाना चाहती हूँ, यासिका ने कहा। ठीक है, तो तुम खाना खा सकती हो, सुरभि ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन कैसे? अगर मैं किचन में गई और किसी ने मुझे देख लिया कि मैं किचन में आई हूँ, तो मैं क्या जवाब दूंगी कि मैं वहाँ क्या कर रही हूँ? बाकी दिन में 1 मिनट के लिए भी किचन में नहीं जाती और आज तो खाने के लिए भी नहीं जा सकती। क्या करूं? यास्का ने कहा। चिंता मत करो, मैंने व्रत नहीं रखा है, तो मैं किचन में जा भी सकती हूँ और खाना लेकर आ भी सकती हूँ। तो मेरा यहीं इंतज़ार करो, हम यहीं खाना लेकर आ रहे हैं, सुरभि ने कहा और फिर वह कमरे से बाहर चली गई। 15 मिनट बाद सुरभि एक प्लेट में आलू का पराठा और सॉस लेकर आई और वह प्लेट यास्का को दे दिया। यास्का ने हड़बड़ी में वह प्लेट लिया और उसके बाद पराठे को ऐसे खाने लगी जैसे पता नहीं उसने कितने दिनों से खाना नहीं खाया है। अरे अरे, आराम से खाओ, तुम्हारा ही है, मैं नहीं छीनूंगी, मैंने खाना खा लिया है वैसे, सुरभि ने हंसकर कहा। कि यास्का को भी हंसी आ गई और फिर वह आराम आराम से खाने लगी। सुरभि, मैंने तो खाना खा लिया और अब मैं अच्छा फील कर रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ ना कि कैसे भी करके इस काव्या का व्रत टूटे। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं क्या सोचे कि वह उसके लिए इतनी देर भूखी रह रही है, यास्का ने हल्की गुस्से में कहा। चिंता मत करो, मैंने तुम्हें कल ही कहा था ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और हर एक कदम पर मैं ऐसी हरकतें करूँगी ना जिससे काव्या टूट कर बिखर जाएगी। आज सुबह काव्या की सर्दी में मैंने एक दवाई मिला दी थी जो कि एक तरह की जहर है। उससे काव्या की तबीयत बहुत अच्छी तरह से खराब होगी और फिर डॉक्टर के कहने पर उसे अपना व्रत तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वह खाना नहीं खाएगी तो मर जाएगी, सुरभि ने मुस्कुराकर कहा। तो यास्का ने उसे गले लगा लिया। लेकिन अभी तक तो वो एकदम ठीक है और एकदम तंदुरुस्त होकर घर का सारा काम भी कर रही है, यास्का ने कहा। जानती हूँ, उस दवाई का असर 10 घंटे बाद होता है, इसलिए मैंने वह दवा ली थी, वरना कहीं किसी को ऐसा लगे कि सर्गी में कुछ मिला हुआ था, सुरभि ने कहा। बात सुरभि भाभी, मैंने तो आपको जितना तेज समझा था आप तो उससे भी ज़्यादा तेज निकली। मैं ना आपकी फ़ैन बन गई हूँ आज से, यास्का ने मुस्कुराकर कहा। दोपहर के 2 बज रहे थे। मानसी जी, यास्का और काव्या को छोड़कर सारे लोग लंच करने के लिए बैठे हुए थे। काव्या सबको खाना परोस रही थी कि अचानक उसकी जोर से कराह निकल गई। क्या हुआ काव्या, सब ठीक तो है ना बेटा, मानसी जी ने चिंता में पूछा। हाँ, वो पेट में पता नहीं कुछ, आह, काव्या ने इतना कहा और एक बार फिर उसकी कराह निकल गई। इस बार मैंक उठा और काव्या को डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठाया। ठीक तो हो ना तुम? अचानक क्या हो गया पेट में तुम्हारे? डॉक्टर को बुलाता हूँ, मैंक ने कहा और अपना फ़ोन निकालने लगा। तभी काव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया।
उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस हल्का दर्द हो रहा है, ठीक हो जाएगा, आप लोग चिंता मत करिए। काव्या ने अपने पेट पर हाथ रखकर कहा। देखा, हो गया ना असर शुरू मेरी दवाई का। सुरभि ने धीरे से यास्का के कान में कहा तो यास्का मुस्कुरा दी। सबने खाना खाया, लेकिन इसके बाद मानसी जी ने काव्या को एक काम नहीं करने दिया और अपने कमरे में ही बैठने को कहा। शाम के 6 बज गए थे। तीनों औरतें तैयार हो गई थीं और कुछ ही देर में चांद भी निकलने वाला था। औरतें पूजा के लिए छत पर बैठी हुई थीं। काव्या भी वहां आ रही थी कि तभी उसके पेट में अचानक बहुत जोर का दर्द हुआ। काव्या अपना पेट पकड़कर जोर से चिल्लाई और फिर उसे चक्कर आ गया और वह वहीं गिर पड़ी। मैं भागकर काव्या के पास गया, उसे गोद में उठाया और कमरे में जाकर बेड पर लेटा दिया। माँ, पापा, आप लोग काव्या के पास ही रहिए, मैं डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। पता नहीं सुबह से ही इसकी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, मयंक ने कहा और फिर कमरे से बाहर जाकर डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाया। क्या कहा डॉक्टर ने मयंक? शरद जी ने पूछा। वह अभी आसपास में ही है, 10 मिनट में ही आ रहे हैं, मयंक ने कहा और काव्या के पास जाकर बैठकर उसका सर सहलाने लगा। तभी रामू जी पानी लेकर आए। मयंक ने पानी का गिलास लिया और काव्या के चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें छिड़कीं तो काव्या को होश आ गया। तुम ठीक तो हो ना काव्या? मयंक ने हड़बड़ाकर पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा पेट में दर्द हो रहा है, काव्या ने कहा। तभी डॉक्टर भी वहाँ आ गए और काव्या की जांच की। क्या हुआ डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? मयंक ने घबराकर पूछा। इन्होंने ज़रूर कुछ गलत चीज़ खा ली है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है और शायद उसके बाद सुबह से ना इन्होंने खाना खाया है और ना पानी पिया है। अगर ये खाएंगी और पिएंगी नहीं तो उनकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी, डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर, आपने तो अभी कहा कि इसने कुछ खाया है, यास्का ने तुरंत कहा। हाँ, लेकिन जो गलत चीज़ इन्होंने खाई है वो शायद कल रात को खाई होगी, क्योंकि असर ऐसा ही लग रहा है और फिलहाल आपका भूखा रहना ठीक नहीं है, डॉक्टर ने कहा। लेकिन डॉक्टर, मैं अभी कुछ नहीं खा सकती हूँ, काव्या ने कहा। देखिए, अगर आपने पानी नहीं पिया तो मुझे नहीं पता कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। आपकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाएगी। मैं आपको दवा लिख रहा हूँ, वह आपको खाना ज़रूरी है, वरना फिर आपकी तबीयत का जो होगा उसके लिए मैं ज़िम्मेदार नहीं रहूँगा, डॉक्टर ने कहा। नहीं डॉक्टर, ये अभी खाना खाएगी। भाभी, आप प्लीज़ खाने के लिए कुछ लेते आइए और पानी भी लेते आइएगा, दवा खिलाना है इसे, महक ने कहा तो सुरभि ने हाँ में सिर हिलाया और किचन चली गई और ऋषभ डॉक्टर साहब को भी बाहर तक छोड़कर आ गया। सुरभि खाना लेकर आती है और महक उसे खाने के लिए कहता है। नहीं महक, मैं चाँद को देखे बिना अपना व्रत नहीं खोलूँगी, चाहे मुझे मरना ही क्यों ना पड़े, काव्या ने कहा। क्यों कर रही हो तुम ये सब दिखावा? यहाँ सब जानते हैं कि तुम्हें मेरी कितनी फ़िक्र है, तो तुम किसके सामने नाटक कर रही हो? और वैसे भी मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो, तो तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, महक ने गुस्से में कहा। आप मुझे अपनी पत्नी माने या ना माने, कोई मेरी बात माने या ना माने, लेकिन मैं चाँद को देखे बिना ये व्रत नहीं खोलूँगी, मतलब नहीं खोलूँगी और आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, काव्या ने गुस्से में कहा। काव्या, जिद मत करो, मैं तुम्हें ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ, मयंक ने कहा कि सारे लोग उसे घूर कर देखने लगे और काव्या भी। क्यों? काव्या ने मयंक की आंखों में देखकर पूछा। तुम अच्छी दोस्त थी मेरी इसलिए, मयंक ने कहा और वहाँ से चला गया। यास्का भी उसके पीछे गई। मयंक, क्या था ये? तुम काव्या की इतनी चिंता करते हो, मुझे तो पता ही नहीं था, यास्का ने गुस्से में कहा। मैं कोई चिंता विंता नहीं करता हूँ, वह मेरी जिम्मेदारी है तो फिक्र तो होगी, तुम बेकार में टेंशन मत लो, मयंक ने कहा। तुम ना अपनी बीवी की फिक्र करते रहो, मैंने भी व्रत रखा है तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने कितनी बार मेरी फिक्र की है मयंक, यास्का ने कहा। यास्का, अभी मेरा मूड बहुत ख़राब है, मैं कुछ बात नहीं करना चाहता हूँ, मयंक ने कहा। मूड तो ख़राब होगा ही तुम्हारा, काव्या की तबीयत जो ख़राब है, वह तकलीफ़ में जो है, तुमसे तो देखा नहीं जा रहा होगा ना उसका दर्द, यास्का ने गुस्से में कहा। यास्का, बस करो, ये सारी बातें सूट नहीं करती हैं तुम्हें, तुम सौतनों जैसी बातें मत करो प्लीज़, मयंक ने कहा और फिर कमरे के अंदर आ गया।
मयंक के दिल में काव्या के लिए फीलिंग्स तो बहुत पहले से ही आ चुकी थी, लेकिन समझना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वो यास्का से प्यार करता है, लेकिन वो यास्का से प्यार नहीं करता था। वह तो बस एक वक्त था जब मयंक उसकी तरफ अट्रैक्ट था, लेकिन आज मयंक के दिल में काव्या आ चुकी थी। लेकिन काव्या के व्यवहार के कारण अब मयंक एक बार फिर अपनी फीलिंग्स को दबाकर ये सोच रहा था कि वह काव्या से नफरत करता है। यही तो दिक्कत मोहब्बत की है, दिल का हाल जानने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। शाम के 7 बज रहे थे, चांद निकल आया था और सारे लोग छत पर ही थे। मयंक, तुम सिर्फ मेरा व्रत खुलवाओगे? यास्का ने कहा। मयंक, जाओ बेटा, काव्या इंतजार कर रही है, जाकर उसका व्रत खोलो, मानसी जी ने कहा। माँ, मैं ये सोच रहा था कि पहले यास्का का व्रत तोड़ दूं और फिर काव्या का, मयंक ने कहा। मयंक, तूने देखा ना, काव्या की तबीयत खराब है, उसका पानी पीना और खाना खाना बहुत ज़रूरी है। यास्का, मयंक तुम्हारा व्रत बाद में खोल देगा, पहले तुम जाकर काव्या का व्रत खोलो। अगर उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मानसी जी ने कहा। तो मैं काव्या के पास गया और पूरी रीति रिवाज के साथ उसका व्रत खोला। इधर यास्का बेहद गुस्से में थी और जलन और गुस्से के मारे उसने खुद ही अपना व्रत खोल लिया और नीचे अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद मयंक वहाँ आया। यास्का, तुम नीचे क्यों हो गई हो? सारे लोग तो ऊपर है और काव्या का व्रत खुल गया है, मैं तुम्हारा व्रत भी खोल देता हूँ, चलो, मयंक ने कहा। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी बीवी की ही देखभाल और फिक्र करो। मैंने अपना व्रत खोल दिया है और वह भी तुम्हारे बिना। काव्या को तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी ना, मैं तो तुम्हारे लिए कोई मायने ही नहीं रखती हूँ। मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार क्यों करूँ मयंक? यास्का ने गुस्से में कहा। क्या, तुमने खुद ही व्रत खोल लिया? मेघ ने हैरानी से पूछा। यास्का ने जवाब दिया, तो फायदा क्या था व्रत रखने का? यह व्रत पति के द्वारा ही खोला जाता है। तुमने मेरे लिए सुबह से व्रत रखा और उसके बाद बिना मेरे तुमने व्रत खोल लिया। अब मुझे समझ में आया, तुम्हें काव्या से सिर्फ जलन है और तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ठीक है, आज से मैं यही समझूंगा कि यास्का की लाइफ में मेरी कोई जगह नहीं है, मयंक ने गुस्से में कहा। यास्का को लगा कि बात उसके हाथों से निकल रही है। उसने तो यह सब इसलिए किया था ताकि मयंक उस पर और ध्यान दे, लेकिन मयंक तो अब उससे गुस्सा ही हो गया था। तो बात संभालने के लिए उसने बाजी पलट दी और बेड पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं क्या करूं मयंक, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं नहीं देख पाती हूँ तुम्हें काव्या के साथ। जलन भी तभी होती है ना जब प्यार होता है। मैं मानती हूँ कि मैंने गुस्से में ये किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे बिना तुम्हारे व्रत नहीं खोलना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे ऐसा लगने लगा कि तुम मुझे भूल ही गए हो। मैं तुम्हारी इस तरह के बर्ताव को नहीं सह सकती हूँ मयंक, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो मयंक, यास्का ने रोते हुए कहा। तो मयंक का भी गुस्सा शांत हो गया। यासिका, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने जो किया उससे मैं हर्ट हुआ हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि तुम मेरी बीवी बनो। प्लीज़ यासिका, तुम थोड़ा सा सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारा था, तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूँगा, और तुम सिर्फ मेरी हो, याद रखना। और बात रही काव्या की, तो आज उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने उसका व्रत पहले खोल दिया, क्योंकि मैं मानूं या ना मानूं, रिश्ता भले ही ना हो, लेकिन मेरी जिम्मेदारी तो वह है ना। मैं बस अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था, बाकी काव्या से मेरा कोई रिश्ता कोई वास्ता नहीं, मयंक ने यास्का के आंसू पोंछकर उसे समझाकर कहा। तो यास्का उसके गले से लग गई। मानसी जी और काव्या किचन में डिनर की तैयारी कर रही थी। मानसी जी ने तो उसे बहुत मना किया काम करने से और कहा भी आराम करने के लिए, लेकिन काव्या सुनने वाली कहाँ थी। क्या बात है काव्या, तुम तो आज बहुत खुश लग रही हो, मानसी जी ने कहा। हाँ मम्मी जी, वो कौन सी औरत खुश नहीं होगी जिसका पति उसके करवा चौथ का व्रत तोड़कर उसकी आत्मा को तृप्त कर देगा। मेरी तबीयत के बहाने ही सही, लेकिन उन्हें मेरी फिक्र है, तभी तो उन्होंने आस्का से पहले मेरा व्रत तोड़वाया, काव्या ने मुस्कुराकर कहा। तो यह भी जान लो कि तुम्हारी खुशी ज़्यादा दिन की नहीं है, यास्का ने किचन के दरवाजे पर से कहा। यह क्या तरीका है बात करने का यास्का, मानसी जी ने कहा। यह बात तो मुझे पहले से पता था, आप इस घटिया लड़की के साथ हैं। आज तुम्हारी तबीयत खराब थी,
इसलिए मैंग ने तुम्हारा व्रत तोड़ दिया। वह भी इसलिए नहीं कि उसे तुम्हारी फिक्र करता है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम उसकी जिम्मेदारी हो। और मैंग ऐसा लड़का है जो अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाता है, यास्का ने कहा। जिम्मेदारी तो उसकी तुम भी हो ना, यास्का, और साथ ही मोहब्बत भी। तो फिर उसने तुम्हें ज़्यादा महत्व क्यों नहीं दिया? और तुम्हारा प्यार भी कैसा है? कैसा व्रत रखा था तुमने कि उसके बिना ही खोल लिया? काव्या ने कहा। पता है काव्या, तुम्हारी यही हरकतें एक दिन तुम्हें मैंग से बहुत दूर कर देंगी, यास्का ने कहा। यह हरकतें दूर नहीं, पास करेंगी, क्योंकि ये सारी हरकतें प्यार की हरकतें हैं। मैंने आज मैंग के लिए निर्जल व्रत रखा था, जिसे उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ खोला है, जिसके कारण आज माँ करवा का आशीर्वाद मुझे मिला है। यह आशीर्वाद मुझे मैंग के और करीब लाएगा और जिंदगी भर उन्हें खुश रखेगा, काव्या ने पूरे विश्वास के साथ कहा। तुम्हारे इस विश्वास और भरोसे की धज्जियां उड़ा दूंगी, देख लेना तुम। मैंग तुम्हारा कभी नहीं होगा। तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें इतनी खुशियाँ नहीं देखी होंगी, उससे ज़्यादा दुख दूंगी मैं तुम्हें, याद रखना काव्या, यास्का ने चिल्लाकर कहा। मानसी जी ने उसे एक तमाचा जड़ दिया। जाओ यहाँ से अभी और इसी वक्त, वरना मैंग को तुम्हारी सच्चाई बताने में मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा। और याद रखना, मैंग तुमसे जितना प्यार नहीं करता है ना, उससे ज़्यादा मेरी बात मानता है। तो अगर मैंने एक बार कह दिया कि आस्का सही नहीं है और वह तुम्हें छोड़ दे, तो वह एक बार में मेरी बात मान लेगा, चाहे उसके बाद वह खुश रहे या ना रहे। मानसी जी ने गुस्से में कहा। तो यास्का वहाँ से चली गई। काव्या, तुम चिंता मत करो बेटा, ये तो बस इसकी पहली हार का गुस्सा है, मानसी जी ने कहा। जानती हूँ मम्मी जी, और मुझे अपने प्यार पर और भगवान पर पूरा भरोसा है। वो मुझे कभी हारने नहीं देंगे, काव्या ने कहा और फिर काम में लग गई। सबने डिनर किया और फिर अपने अपने कमरे में चले गए। मैंग भी अपने कमरे में बैठा कुछ ज़रूरी काम लैपटॉप पर कर रहा था और काव्या भी बाथरूम से चेंज करके रेड कलर की साटन की नाइटी पहनकर बेड पर आकर बैठ गई। तभी यास्का वहाँ आई। यास्का, तुम यहाँ? मैंग ने कहा। हाँ मैंग, मुझे वहाँ नींद नहीं आ रही थी, मैं तुम्हारे साथ यहीं सोऊंगी, यास्का ने कहा। लेकिन तुम यहाँ कैसे सो सकती हो? मैंग ने कहा। क्यों नहीं सो सकती हूँ? ये कमरा तुम्हारा है, तो इस पर मेरा भी बराबर का हक हुआ ना। तो बस मैं तुम्हारे साथ यहीं सोऊंगी, यास्का ने धौंस जमाकर कहा। लेकिन यासिका तुम, मैंग ने कहा। लेकिन क्या मैंग, तुम इस औरत के साथ यहाँ सो सकते हो, मेरे साथ नहीं, यास्का ने कहा। क्योंकि ये मेरे पति हैं और अंदर ही अंदर इन्हें भी पता है कि अपनी पत्नी को छोड़कर किसी पराई औरत के साथ रहना और सोना अच्छे घर के लड़कों का शोभा नहीं देता है, काव्या ने बेड से उठकर आकर कहा। मैंग, ये कुछ भी बकवास करती जाएगी और तुम कुछ नहीं बोलोगे, यास्का ने कहा। यासिका, तुम्हारा शादी से पहले मेरे साथ मेरे कमरे में सोना अच्छा नहीं लगता है, मैंग ने कहा। मैंग, तो ठीक है, फिर तो मेरा यहाँ रहना भी शोभा नहीं देता है। मैं कल सुबह ही ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, यास्का ने कहा। हाँ, यह ठीक रहेगा। वैसे भी मेहमान तो घर में कुछ दिन के लिए ही रहने आते हैं, बसने नहीं, काव्या ने कहा। काव्या, बस करो, तुम हद से आगे बढ़ रही हो। अगर तुमने एक और शब्द कहा ना, तो इस घर से यासिका नहीं, तुम बाहर जाओगी, मैंग ने गुस्से में कहा। यासिका, तुम आओ मेरे साथ, मैंग ने कहा और उसका हाथ पकड़कर वहाँ से ले गया। काव्या जाकर बेड पर बैठ गई और रोने लगी। काव्या, क्यों आपको इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरा प्यार समझ नहीं आता मैंग? मैं अब क्या करूं? अच्छी बनी बुरी बनी, हर वो चीज़ किया जिससे आपकी ज़िंदगी में खुशियां आए। फिर भी क्यों आपको मेरा प्यार नहीं दिखता है? मेरे मरने से पहले तो समझ जाइए कि मैं आपको कितना प्यार करती हूँ, काव्या ने रोते हुए कहा और फिर लेट गई। दिन भर की थकान के कारण उसे तुरंत ही नींद आ गई। इधर मैग ने यास्का को समझाया और फिर उसे वहीं रुकने के लिए मना लिया। आज सुबह से ही काव्या घर के कामों में उलझी हुई थी। बहुत जल्दी दिवाली आने वाली थी और इस बार सब कुछ उसे ही संभालना था, क्योंकि सौरभ को डॉक्टर ने ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने को कहा था। घर पर अभी सिर्फ काव्या, मानसी जी, सौरभी और यास्का ही थे। काव्या ने मानसी जी के साथ मिलकर जल्दी से लंच बनाया और फिर घर की साफ सफाई में लग गई। वो स्टूल पर खड़ी होकर दरवाजे के पास कुछ साफ कर रही थी कि तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह वहीं गिरने वाली थी
कि तभी किसी ने उसे गोद में उठा लिया। वो 24-25 साल का लड़का था। शकल सूरत भी एकदम सामान्य, गेहुआ रंग, चेहरे पर दाढ़ी और मूछ, और हाइट लगभग 5 फुट 10 इंच। पैंट और वाइट शर्ट में उसे गोद में लिए खड़ा था। वो लड़का काव्या को घूरे जा रहा था, और घूरे भी क्यों ना, काव्या थी ही इतनी सुंदर। उसके बाद उसने काव्या को नीचे उतार दिया। कौन आप, और इस तरह किसी के घर में कैसे आ गए? काव्या ने कहा। किसी और के घर में? ये मेरा घर है। वैसे तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो, क्योंकि मुझे ना खूबसूरत लड़कियाँ बहुत पसंद हैं, और तुम कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत हो। उस लड़के ने काव्या को देखकर कहा। देखिए, आप जो भी हैं, आप मुझसे इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं कर सकते, काव्या ने कहा। मैं बदतमीजी कर रहा हूँ? हो सकता है। तुम इतनी खूबसूरत हो ही तो क्या करें। देखो ना, भगवान भी मुझ पर कितने मेहरबान हैं। उन्होंने तुम्हें मेरी गोद में जो गिरा डाला। उस लड़के ने बेशर्मी के साथ कहा। देखिए, आप अपनी हद में रहिए, काव्या ने उंगली दिखाते हुए कहा। अरे क्या हुआ, मानसी जी ने कहा। प्रणाम चाची, उस लड़के ने कहा, और फिर मानसी जी के पैर छुए। तो मानसी जी ने खुशी से उसे आशीर्वाद दिया। तभी शरद जी, मैंग और ऋषभ भी ऑफिस से आ गए। मैंग, ऋषभ, देखो तो कौन आया है, मानसी जी ने कहा। तो मैंग, ऋषभ और शरद जी ने बहुत खुशी से उस लड़के की ओर देखा, और फिर एक एक करके उसे गले लगाया। ये कौन है चाची जी? उस लड़के ने काव्या की तरफ देखकर पूछा। ये काव्या है, मैंग की पत्नी, मानसी जी ने खुशी से बताया। तो उस लड़के के चेहरे की मुस्कान थोड़ी देर के लिए रुक गई, लेकिन फिर वह मुस्कुराने लगा। काव्या, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं आप, उस लड़के ने कहा। ये कबीर है, शरद जी के बड़े भाई का बेटा। ये ज़्यादातर उनके साथ न्यूयॉर्क में रहता है, लेकिन जब भी इंडिया आता है तो यहीं हमारे साथ रहता है। तो कबीर, इस बार कितने दिनों के लिए आए हो? मानसी जी ने पूछा। वैसे तो 3 महीने का प्लान है, लेकिन अगर काव्या भाभी रोक लेंगी तो जिंदगी भर रुक जाएंगे, कबीर ने काव्या को निहारते हुए कहा। काव्या, इसकी ना ये सारी बातें करने की पुरानी आदत है, तुम बुरा मत मानना। यह सब बस ये मजाक करता है, मानसी जी ने हंसकर कहा। जी मम्मी जी, मुझे कुछ काम है, मैं वह कर लेती हूँ। ऋषभ भैया, पापा जी, मैंग, आप लोग हाथ मुंह धो लें, मैं खाना लगाती हूँ, काव्या ने कहा। वाह भाभी जी, हमें खाना नहीं खिलाना चाहती हैं क्या आप? कबीर ने कहा। नहीं, वह इन लोगों को डेली बोलने की आदत है ना। आप भी आइए, खा लीजिए, काव्या ने हिचकिचाकर कहा, और फिर किचन में चली गई। ये किस एंगल से मयंक और ऋषभ भैया के भाई हैं? ये दोनों कितने शरीफ हैं। और एक तरफ कबीर कितनी बेशर्मी से मुझसे बात कर रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे पीछे पड़ गया है, काव्या ने गुस्से में खुद से कहा, और फिर एक एक करके सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगाया। सारे लोग लंच करने के लिए बैठे तो यास्का भी वहां आई। अरे कबीर, कैसे हो तुम? यास्का ने खुशी से कहा। यासिका, तुम भी यहाँ हो? मुझे एक बात समझ में नहीं आई। मैंग भैया की शादी तो तुमसे होने वाली थी ना, तो फिर काव्या से कैसे हो गई? कबीर ने कहा। कुछ ऐसे हालात हो गए कि काव्या और मैंग की शादी हो गई, और उस वक्त यास्का यहाँ नहीं थी, और हमें यह भी नहीं पता था कि यास्का जिंदा है या नहीं, मानसी जी ने कहा। अरे वाह, भगवान की मर्जी से कुछ भी होता है ना, काव्या भाभी, कबीर ने कहा। जी हाँ, काव्या ने हिचकिचाकर जवाब दिया। सब लोगों ने लंच किया। इस बार लंच के बीच में कबीर ने बहुत बार काव्या को छूने की कोशिश की, और काव्या बार बार अपना हाथ हटा देती थी। उसे कबीर का उसे छूना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैंग के अलावा वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि कोई उसे देखे या छुए। लेकिन कबीर घर परिवार का था और सबके इतने करीब था, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा, किसी से भी नहीं, और इसी बात का कबीर ने बहुत फ़ायदा उठाया। देखते ही देखते 2 महीने गुजर गए। इन 2 महीनों में बहुत सी चीज़ें हुई। मैं काव्या से और भी ज़्यादा नफ़रत करने लगा था, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था, या फिर यास्का और सुरभि कुछ ना कुछ ऐसा करती जिससे मैं काव्या से नफ़रत करने लगे। और दूसरी तरफ कबीर काव्या को पाने के लिए पागल होने लगा था। उसे काव्या हद से ज़्यादा पसंद आ गई थी, और अब उसे लगने लगा था कि काव्या को अपना बनाने में उसे देर नहीं करनी चाहिए। वो काव्या को छूने की, उसके करीब आने की, और उसे अपना बनाने की हर मुमकिन कोशिश करता। लेकिन काव्या बस ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी,
क्योंकि कबीर घर का एक मेंबर था। कबीर और यास्का मिलकर एक साथ काव्या को परेशान करने के लिए तत्पर रहते थे। वह दोनों मिलकर यह काम ऐसे कर रहे थे कि जैसे दोनों में डील हुई थी कि काव्या और मैंग को अलग करने से मैंग यास्का का और काव्या कबीर की। हर दिन दोनों कुछ ऐसा प्लान करते जिससे मैंग काव्या से नफरत करे और कबीर काव्या के करीब आता जाए। काव्या अब कबीर के रोज रोज के टॉर्चर से तंग आ चुकी थी, लेकिन वह किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी। काव्या अब एक साथ यास्का, सुरभि और कबीर तीनों से लड़ रही थी और साथ ही मैंग के दिल में अपने लिए जो नफरत थी उससे भी लड़ रही थी। काव्या की जिंदगी बद से बदतर होती जा रही थी, क्योंकि हर एक घड़ी उसके सामने एक नई चुनौती रहती थी। कभी उसे यास्का का सामना करना पड़ता था, तो कभी कबीर की घटिया हरकतों का। 2 महीने बाद मानसी जी 2 दिनों के लिए अपने मायके गई हुई थी। उनकी माँ का देहांत हो गया था, इसलिए, और सारी जिम्मेदारी काव्या पर छोड़कर गई थी। शाम के 7 बज रहे थे। काव्या अपने कमरे में बैठी हुई थी और फ़ोन में कुछ देख रही थी। डिनर की सारी तैयारियां भी हो चुकी थी, तो उसके पास अभी कुछ काम नहीं था। अपने बेड पर बैठकर वो फ़ोन यूज़ कर रही थी कि तभी कबीर वहाँ आया। उसे देखकर काव्या अचानक से उठ गई। अरे अरे भाभी, अभी तो मुझे आए हुए यहाँ 2 महीना हुआ है और आप मुझसे इतना डरने लगीं। जब मैं यहाँ पूरे 3 महीने रहूँगा तब सोचिए कि आप पर मेरा क्या जादू होगा, कबीर ने कहा। देखिए, आप मेरे देवर लगते हैं और आपको यह सब करना शोभा नहीं देता है। उस वक्त जब आप मुझे छूने की कोशिश कर रहे थे तब मैंने आपको कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अब कह रही हूँ कि मुझसे दूर रहिए, समझे आप। मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ और मैं इनकी पत्नी हूँ, काव्या ने उंगली दिखाकर कहा। नहीं, तुमने इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम्हें मज़ा आ रहा था, मेरा छूना तुम्हें अच्छा लग रहा था। और बात रही मैंग की पत्नी होने का, तो जैसे साली आधी घरवाली होती है, वैसे भाभी भी तो आधी घरवाली होती है ना। तो आप पर जितना हक मैंग का है उतना तो नहीं, लेकिन आधा हक मेरा भी है। तो आपको मेरा भी तो दिल खुश करना पड़ेगा ना भाभी जी, कबीर ने कहा। कबीर, मेरे करीब मत आना, मैं बता रही हूँ तुम्हें, काव्या ने पीछे हटते हुए कहा। और कबीर उसके और करीब आ गया था और फिर उसने उसके हाथ पकड़ लिए। क्या कर रहे हैं आप? हाथ छोड़िए मेरा, काव्या ने डरते हुए कहा। ऐसे कैसे छोड़ दूँ भाभी जी, अभी तो आपसे बेनता मोहब्बत करनी है, कबीर ने बेशर्मी से कहा। देखो, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। मैं कह रही हूँ मुझसे दूर हो जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा, काव्या ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। अब तो मुझे भी अंजाम की फिक्र नहीं है। अब तुम्हें बस अपनी बाहों में भरना है और अपने भीतर तक लेकर जाना है, कबीर ने कहा, तो काव्या ने उसे खींचकर थप्पड़ मार दिया। तेरी ये हिम्मत कि तू मुझे थप्पड़ मारेगी? अब रुक, मैं दिखाता हूँ तुझे कि कबीर क्या चीज़ है, कबीर ने गुस्से में कहा और उसके बाद काव्या को बेड पर धकेल दिया और उसके करीब आने लगा और फिर जानबूझकर काव्या को अपने ऊपर करके उसे गले लगा लिया कि तभी मैंग वहाँ आ गया। भाभी जी छोड़िए मुझे, ये क्या कर रही हैं आप? आप मैंग भैया की पत्नी हैं, आपको यह सब करना अच्छा नहीं लगता है। प्लीज़ भाभी छोड़िए मुझे। कबीर को पता था कि महक आ गया है, इसलिए उसने उसे दिखाने के लिए जानबूझकर ऐसा कहा, तो काव्या उसे देखती ही रह गई। भाभी प्लीज़, आप मेरे ऊपर से हटिए, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। आपको सबके सामने चरित्र कहना है कि अगर किसी ने आपको ऐसे देख लिया तो प्लीज़ भाभी, कबीर ने फिर से कहा, लेकिन काव्या तो उसे बुत बनने देखे ही जा रही थी। उसके तो हाथ पैर कांप रहे थे, क्योंकि जो कबीर ने किया उसके बाद तो उसे कुछ भी होश नहीं था कि हो क्या रहा है। काव्या, मैं जोर से चिल्लाया, तो काव्या ने अचानक से उसे देखा और फिर कबीर के ऊपर से झट से हटी। मुझे ये तो पता था कि तुम पैसों के लिए पागल, लेकिन यह नहीं पता था कि तुम इतनी गिरी हुई घटिया और कैरेक्टरलेस लड़की हो, महक ने जोर से चिल्लाया। नहीं महक, आप गलत समझ रहे हैं, मैं आपको समझाती हूँ। कबीर हमेशा मुझे ऐसे ही परेशान करते हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप मेरा यकीन कीजिए, काव्या ने कहा। तुम्हें सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है काव्या, कि किस तरह कबीर तुम्हें खुद से दूर जाने के लिए कह रहा था और तुम उस पर से हट ही नहीं रही थी। अगर ऐसा था तो तुम कबीर से चिपकी हुई क्यों थी? तुम्हें हट जाना चाहिए था ना। और अगर कबीर तुम्हें हमेशा परेशान करता है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम्हें अच्छा लगता था ना काव्या, मयंक ने चिल्लाकर कहा।
नहीं, मैं सच कह रही हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरा यकीन कीजिए। प्लीज़, ये बस मुझे फँसा रहे हैं, काव्या ने रोते हुए कहा। तो मैं उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर लेकर आया, जहाँ शरद जी, ऋषभ, सुरभि, यास्का और भावना पहले से ही थे। क्या हुआ मैंग? काव्या रो क्यों रही है? और तुम इतने गुस्से में क्यों हो? शरद जी ने पूछा। आपकी छोटी बहू कितनी बुरी थी ना, उससे भी ज़्यादा घटिया और कैरेक्टर लेस है। मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है कबीर के साथ। कबीर इसे खुद से दूर जाने के लिए कहता रहा था और ये फिर उसके करीब उसकी बाहों में बैठी हुई थी। मैग ने गुस्से में कहा, चाचा मैं क्या बताऊं आपको, भाभी भैया की पत्नी है, इसलिए इतने दिनों से मैंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन आज तक जब से मैं यहाँ आया हूँ, पिछले 2 महीने में मुझे हर पल लगा जैसे भाभी मेरे करीब आने की कोशिश करती हैं। कभी मुझे बेवजह छेड़ती थीं, कभी बिना वजह मेरे कमरे में आ जाती थीं, और आज तो उन्होंने हद ही कर दी। आज मुझे पता था कि चाची यहाँ नहीं हैं और घर पर सुरभि, यास्का और भावना है। क्योंकि इनके कमरे में कभी नहीं आती हैं, तो उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाकर इतनी घटिया हरकत करने की कोशिश की है। भोले बनने का नाटक करते हुए कहा। नहीं पापा जी, प्लीज़ भैया, आप तो मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यह सब कुछ इनकी चाल है। इन्होंने हमेशा ऐसा ही किया है। मेरा यकीन कीजिए प्लीज़। काव्या ने रोते हुए और गिड़गिड़ाते हुए कहा। तुम अभी झूठ बोल रही हो काव्या, मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है, मैंक ने गुस्से में कहा। बस भैया, अब मैं और नहीं सुन सकता हूँ। गलत मेरे साथ हुआ है और भाभी मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूँगा और ज़िंदगी में कभी यहाँ नहीं आऊँगा। आज तक मैं हमेशा इस घर में आता रहा। क्या आपने कभी भी किसी से ये सुना कि मैंने इतनी घटिया हरकत की है? आज भाभी, आपने मुझे सबके सामने जलील करने करके अच्छा नहीं किया। अब मैं घर में कभी नहीं आऊँगा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, कबीर ने नाटक करते हुए कहा। तो मैं उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। नहीं कबीर, तुम इस घर से नहीं जाओगे। इस घर से कोई अगर जाएगा तो वह है काव्या। मैं इस लड़की को अपने घर में एक दिन और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। काव्या, निकल जाओ मेरे घर से अभी और इसी वक्त, इससे पहले कि मुझे और गुस्सा आ जाए और मैं तुम्हें धक्के मार कर यहाँ से निकाल दूँ। निकल जाओ यहाँ से। मैं अब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ, मैंग ने गुस्से में कहा। ठीक है मैंग, अगर आपने ही मुझे इतना गिरा हुआ, घटिया और चरित्रहीन मान लिया है, तो मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं बनता है, काव्या ने रोते हुए कहा। काव्या ने शरद जी और ऋषभ के पैर छुए और उन दोनों ने अपना मुंह फेर लिया और काव्या रोती हुई घर छोड़कर चली गई। काव्या अपना सामान लेकर अपने घर आ गई। काव्या बेटा, इतने दिनों के बाद तुझे देख रही हूँ। कैसी है तू? और इस बार सामान के साथ आई है? मतलब तू मेरे साथ ज़्यादा दिन रहेगी ना? आरती जी ने खुशी से कहा। हाँ माँ, इस बार मैं कुछ ज़्यादा दिन रहूँगी यहाँ पर, काव्या ने झूठी मुस्कान के साथ कहा। लेकिन दामाद जी नहीं आए? आरती जी ने कहा। वो उन्हें कुछ काम था, तो मैंने बस उन्हें बताया और आ गई, काव्या ने कहा। लेकिन रात में क्यों आई है बेटा? तू कल सुबह भी तो आ सकती थी ना? आरती जी ने पूछा। माँ, प्लानिंग तो सुबह ही आने की थी, लेकिन मम्मी जी बाहर गई हुई है ना, तो उनके आने के बाद ही आना था और उन्हें आने में लेट हो गई, तो मैं भी लेट हो गई हूँ। और अब अपना ये केबीसी का सवाल पूछना बंद कीजिए। मैं थक गई हूँ, अपने कमरे में जा सकती हूँ, काव्या ने कहा। ये घर आज भी तेरा उतना ही है बेटा, और वह कमरा भी तेरा उतना ही है। जा जाकर आराम कर, मैं डिनर की तैयारी करती हूँ, आरती जी ने कहा। तो काव्या अपने कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखें लगातार बहे जा रही थीं। मैं के इस व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसका दिल कर रहा था कि वो मर जाए। मैं की इतनी गहरी नफरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह तो उसे बेइंतहा प्यार करती थी। मैं को अपनी पूरी दुनिया मानती थी, तो मैग ने उसे गलत समझ लिया। मतलब पूरी दुनिया ने उसे गलत समझ लिया। काव्या को 1 या 2 बार आत्महत्या का भी ख्याल आया कि वह अब मैंग के बिना जी नहीं सकती थी। लेकिन फिर उसने आरती जी के बारे में सोचकर ये सारी चीज़ों को अपने दिमाग से निकाला और बस मैंग की याद में रोने लगी। 2 दिन बीत गए थे और मानसी जी घर वापस आ गई थी। वह घर आते ही सबसे पहले काव्या को ढूंढती है। आज संडे था, तो घर के सारे मर्द घर पर ही थे। उन्होंने काव्या के बारे में सबसे पूछा,
लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया। फिर मानसी जी ने घर में सबको इकट्ठा किया और एक साथ काव्या के बारे में पूछा। कहाँ है काव्या? मैं सुबह से आप सबसे पूछ रही हूँ और आप लोग कुछ नहीं बता रहे हैं। अब मुझे सच जानना है। ऋषभ, तू मुझे बता, कहाँ है काव्या? मानसी जी ने पूछा। माँ, वो काव्या घर छोड़कर चली गई है, ऋषभ ने सर झुकाकर कहा। तो मानसी जी ने हैरानी से उसे देखा। काव्या घर छोड़कर नहीं गई है, बल्कि मयंक ने उसे घर से निकाला है, यास्का ने कहा। क्या यास्का सच कह रही है? मयंक, मैं तुझसे पूछ रही हूँ, मानसी जी ने कहा। हाँ मम्मी, यास्का सच कह रही है। मैंने काव्या को इस घर से निकाल दिया है, मयंक ने सिर झुकाकर दुखी होकर कहा। क्यों किया तुमने ऐसा मयंक? ऐसा क्या कर दिया था मेरी बच्ची ने? मानसी जी ने कहा। तो मयंक ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर सुरभि और भावना ने मिलकर मानसी जी को सारी कहानी समझाई। तो मानसी जी हैरान परेशान वहीं सोफे पर गिर गईं। मम्मी, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। काव्या इस घर के और मेरे लायक नहीं थी। वो बहुत ही करेक्टरलेस लड़की थी, मयंक ने कहा। तो मानसी जी ने उसे एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और फिर खड़ी हो गई। तुझे लगता है कि काव्या तेरे लायक नहीं है, लेकिन पता है मुझे क्या लगता है? कि तू, हमारा ये परिवार, हमारा पूरा खानदान उसके लायक नहीं है। तूने हर बार उसका दिल तोड़ा और वह हर बार तेरे पास आती रही, तेरे साथ रही। जानता है क्यों? मानसी जी ने कहा। हाँ, पैसों के लिए, मयंक ने कहा। तो मानसी जी ने उसकी कमज़ोर नज़र और छोटी सोच पर हंस दिया। मैंने जितना सोचा था ना, तेरी नज़र उससे भी ज़्यादा कमज़ोर है मयंक। काव्या ने कुछ पैसों के लिए नहीं किया। उसने जो भी किया मोहब्बत के लिए किया, सच्चे प्यार के लिए किया, क्योंकि वो तुझसे बहुत प्यार करने लगी है मयंक। और वो भी आज से नहीं, कई महीनों से, मानसी जी ने कहा। तो मयंक उन्हें हैरानी से देख रहा था। क्या मतलब है आपका माँ? मयंक ने कहा। कुछ मतलब नहीं है इनका मयंक। काव्या किसी से प्यार नहीं कर सकती है। उसकी जैसी लड़कियां प्यार का मतलब भी नहीं जानती हैं, यास्का ने मयंक के पास आकर कहा। अगर काव्या प्यार का मतलब नहीं जानती है, तो मतलब इस दुनिया में कोई प्यार का मतलब नहीं जानता। और प्यार का मतलब समझा भी कौन है? तुम, यास्का, जिसने 1.5 साल पहले मेरे मयंक को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह किसी और के बच्चे की माँ बन गई थी, मानसी जी ने गुस्से में कहा। मयंक अब यास्का को हैरानी से देख रहा था। ये आप क्या कह रही हैं? मयंक ने कहा। तो मानसी जी अपने कमरे में गईं और वो लेटर लेकर आ गईं। फिर वह लेटर मयंक के हाथ में दे दिया और उसे उस लेटर को पढ़ने के लिए कहा। वह लेटर पढ़कर मयंक के तो होश ही उड़ गए। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि एक पल में ही ये सब क्या हो गया है। जिस यास्का पर उसने इतना भरोसा किया, इतना प्यार किया, वह ऐसी निकली। ये लेटर 1.5 साल पहले यास्का ने तुझे भेजा था, लेकिन गलती से मेरे हाथ लग गया। और ये लेटर पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि तुझे मुझे ये नहीं बताना चाहिए, वरना तेरा तो प्यार पर से विश्वास ही उठ जाएगा। ये लेटर काव्या ने भी पढ़ा था। वह तुझे बताने भी आ रही थी, लेकिन मैंने उसे कसम देकर रोक लिया था। इस यास्का को पता चल गया था कि मैंने तुझे अभी तक इसकी सच्चाई नहीं बताई है, तो यह फिर आ गई। जिस दिन से ये यहाँ आई थी ना, उसी दिन इसने मुझसे कहा था कि ये यहाँ पैसों के लिए आई है और तुझसे प्यार करती है, इसलिए नहीं। काव्या ने तुझे तलाक देने के लिए भी हाँ कर दिया था, क्योंकि वह बस तुझे खुश देखना चाहती थी। सच्चा प्यार करती थी ना तुझसे। वो चाहती थी कि तू उसके साथ रहे या ना रहे, बस खुश रहे, क्योंकि सच्चे प्यार में ना एक दूसरे को हासिल करने की कोई मंशा नहीं रहती है। उस दिन वह रो रही थी, तड़प रही थी, क्योंकि वो तुझे छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी तेरे लिए तलाक के पेपर पर साइन करने के लिए हाँ भी कर दिया। फिर मैंने उसे बताया कि आस्का ने मुझसे क्या कहा है और वह तेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए आई है। इसलिए काव्या ने यहाँ रुकने का फ़ैसला किया और यास्का को तेरी ज़िंदगी से निकालने का फ़ैसला किया। चाहे इसके लिए तू उससे ज़िंदगी भर नफ़रत करेगा, लेकिन वह तेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने देगी। लोग अपने पति की मोहब्बत को संभाल कर रखते हैं। उसने तो तेरे दिए हुए दर्द और नफ़रत को भी संभाल कर रखा मयंक। तूने उसके प्यार के बदले बस उसे नफ़रत किया और वह बच्ची रोते बिलखते हुए भी तेरे पास रही। पता है मयंक हमेशा मुझसे एक ही चीज़ पूछती थी। मयंक को यास्का का स्वार्थी प्यार नज़र आता है, लेकिन मेरा सच्चा और निस्वार्थ प्यार नज़र ही नहीं आता। आज तक इस घर में जितने भी बुरे काम किए हैं ना, चाहे वह हमें धमकी देना हो या फिर बुरी
बनकर रहना हो, सब कुछ मेरे कहने पर किया था, ताकि ये यास्का यहाँ से चली जाए, मैं की ज़िंदगी से चली जाए। मानसी जी ने रोते हुए कहा। यासिका अब समझ गई थी कि अब यहाँ उसका आखिरी दिन है और उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो हार कर भी जीत जाए। मैंग की आंखों में आंसू आ चुके थे। माँ, ये सब मुझसे क्या हो गया है? मैंने काव्या के साथ इतना बुरा किया। मैं कैसे नहीं समझ पाया उसकी तकलीफ़ को। तुम इतनी घटिया हो यासिका, मैंने सोचा नहीं था। माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अरे, जो लड़की अपने बच्चे की ना हो सकी वो मेरी क्या होगी? निकल जाओ मेरे घर से और मेरी ज़िंदगी से अभी के अभी, मैंक ने चिल्लाकर कहा। फिर मानसी जी की तरफ मुड़ा कि तभी यास्का ने पीछे से एक चाकू मैंग के गले पर रखा। यास्का, तुम ये क्या कर रही हो? छोड़ो मैंग को, ऋषभ ने कहा। तो यह है तुम्हारा असली चेहरा। तुम अपने फ़ायदे के लिए मेरी जान भी ले सकती हो, है ना? मैक ने गुस्से में कहा। हाँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हें क्या लगा कि मैं यहाँ तुमसे प्यार करने आई हूँ? मैं तो यहाँ तेरी सारी दौलत छीनने आई थी और वो किए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। यहाँ तक कि कबीर भी मेरे साथ हैं। हम दोनों ने मिलकर काव्या को फंसाया था ताकि वो तेरी ज़िंदगी से चली जाए। बड़ा सुकून मिला था मुझे जब वो उस दिन अपनी बेगुनाही की दुआई दे रही थी और किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया और तुमने उसे घर से निकाल दिया। सब प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन ऐन मौके पर तेरी माँ ने अपना मुंह खोल दिया। पर कोई बात नहीं, मेरे पास प्लान बी है मैंग। कल शाम तक तुम लोगों के पास वकील के पेपर्स आ जाएंगे। शरद, धनराज गिरी, अपनी सारी दौलत प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, वरना परसों लंच में तुम्हें तुम्हारा बेटा मिलेगा, यास्का ने कहा और चाकू की नोक पर मैंग को अपने साथ लेकर गई। कबीर भी उसके साथ ही गया। घर में सारे लोग बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे और सबने पेपर्स पर साइन करने के बारे में भी सोच लिया था। पता नहीं कौन सा पाप हो गया हमसे कि हमारे बेटे को इतना दुख झेलना पड़ रहा है, मानसी जी ने रोते हुए कहा। हम अपनी सारी दौलत दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, लेकिन मैं को कुछ नहीं होने दोगे, शरद जी ने भरी हुई आंखों के साथ कहा। तभी मानसी जी को काव्या का फ़ोन आया तो उन्होंने झट से फ़ोन उठा लिया। मम्मी जी, वहाँ सब ठीक है ना? मैंग ठीक है ना? पता नहीं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी मुसीबत में है, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया। आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा ना, तो मेरे दिल को तसल्ली मिल जाएगी। वह ठीक तो है ना? काव्या ने घबराहट के साथ पूछा। यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है बेटा, मानसी जी ने रोते हुए कहा। क्यों मम्मी, क्या हुआ? काव्या ने हड़बड़ाकर पूछा तो मानसी जी ने यहाँ घटी सारी घटना उन्हें बताई। काव्या की भी आंखें बही जा रही थीं। उसे भी मैंग की बहुत चिंता हो रही थी। वह तुरंत घर से निकली और धनराज गिरी हाउस पहुंची। मम्मी जी, मैंग को ढूंढ कर मैं लाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी जो न करना पड़े, काव्या ने कहा। काव्या, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, ऋषभ ने कहा। लेकिन तुम जाओगे कहाँ? शरद जी ने पूछा। पुलिस के पास, काव्या ने कहा। लेकिन पुलिस के पास जाना भाई के लिए खतरा साबित हो सकता है, भावना ने कहा। नहीं यासिका, हमारी गाड़ी लेकर गई है। हम पुलिस के पास जाकर गाड़ी का नंबर बताकर गाड़ी को ढूंढ पाएंगे और वो गाड़ी जब मिल जाएगी तो हमें मैंग भी मिल जाएंगे, काव्या ने कहा। काव्या बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें ऐसा ही करना होगा, वरना यास्का का कोई भरोसा नहीं है। वह मैंग को चोट भी पहुंचा सकती है, इसलिए हमें जल्द से जल्द मैंग को ढूंढना होगा, ऋषभ ने कहा। मुझे भी ये बात ठीक लग रही है, सरला जी ने परेशान मन के साथ कहा। उसके बाद काव्या और ऋषभ पुलिस स्टेशन के लिए निकल गए और यास्का के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करा दिया। अगले 3 या 4 घंटों में ही पुलिस ने मैंग की गाड़ी और यास्का और कबीर का पता भी निकाल लिया। वो एक खंडर सा मकान था जो कि एक बस्ती में था, लेकिन जब तक वह लोग वहां पहुंचे तब तक यास्का और कबीर मैंग को लेकर वहां से जा चुके थे और गाड़ी वहीं रखी थी। सब लोग वापस जाने लगे। न जाने काव्या को क्या सूझा, वह उस बस्ती में अंदर जाने लगी। बस्ती एक अलग ही सुनसान रास्ते की तरफ जाती थी और उसे उसी रास्ते में एक और खंडर घर दिखा। काव्या उस घर के अंदर जाती है तो उसे यास्का और कबीर वही बात करते हुए दिखते हैं। उन्हें देखकर काव्या तुरंत छिप जाती है। तो यहाँ छुपा कर रखा है इन्होंने मेरे मैंग को। ये जगह कितनी अजीब है, पता नहीं मैंग कैसे होंगे, कहीं इन्होंने उनको चोट तो नहीं पहुँचा दिया, काव्या ने मन ही मन सोचा। मैंने वकील से बात कर ली है, कल शाम को धनराज गिरी
हाउस में पेपर्स पहुंच जाएंगे। लेकिन एक बात का अफसोस रहेगा कि काव्या यहाँ नहीं आई। मुझे कुछ भी करके उसे अपना बनाना है, कबीर ने कहा। टेंशन मत लो, एक बार जायदाद हमारे नाम हो जाए, उसके बाद हम काव्या को ब्लैकमेल करेंगे। अगर वह तुमसे शादी नहीं करेगी तो हम मैंग को मार देंगे, यास्का ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। मान गया तुम्हारे दिमाग को, बहुत तेज हो तुम। अब काव्या मेरी होगी, कबीर ने कहा। हे भगवान, मैं क्या करूं? कैसे बचाऊं मैंग को इन लोगों से? काव्या ने सोचा और फिर एक पत्थर उठाकर दूसरी तरफ फेंका ताकि उन लोगों का ध्यान उधर भटके। कबीर और यास्का ने पत्थर की आवाज़ सुनी तो पहले भागकर मैंग के रूम में गए और चेक किया कि वहाँ तो सब ठीक है ना, और फिर वहाँ से निकलकर पत्थर की आवाज़ जहाँ से आई थी उस तरफ भागे। काव्या ने मौका देखकर मैंग के कमरे में गई तो मैंग उसे देखकर हैरान हो गया। मैंग के मुंह पर एक सेलो टेप चिपका हुआ था और उसके हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे और वह कुर्सी पर बैठा हुआ था। काव्या ने जाकर उसके मुंह पर से वह सेलो टेप हटाया। काव्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह लोग बहुत खतरनाक हैं, तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, मैंग ने कहा। अपनी जान की परवाह होती ना तो कब आपको छोड़कर चली जाती मैं, काव्या ने मैंग को देखते हुए कहा और साथ ही उसकी सारी रस्सियां खोल दिया। और फिर मैंग के साथ जैसे ही कमरे से बाहर आई, यास्का और कबीर वहीं खड़े थे। अरे भाई यास्का, तुम्हारे प्लान की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मेरी काव्या ऑलरेडी यहाँ आ गई है, कबीर ने कहा और काव्या को छूने लगा तो काव्या ने उसे खींच कर एक तमाचा लगा दिया। तेरी इतनी हिम्मत, कबीर ने कहा और काव्या के बालों को थोड़ा खींचा। अब मैंग से रहा नहीं गया, उसने जोर का एक मुक्का कबीर के चेहरे पर मारा तो कबीर वहीं गिर गया और फिर उठकर मैंग से लड़ने लगा। दोनों की हाथापाई हुई जिसमें मैंग को भी बहुत चोट लगी और कबीर को भी, और अंत में कबीर वहीं बेहोश हो गया। अभी यास्का के पास और कोई उपाय नहीं था। वह भागकर एक कमरे में गई। तब तक मैंग और काव्या वहां से बाहर निकले। दोनों सड़क पर भाग रहे थे, उसी सुनसान सड़क पर। इतने में यास्का वहां आई तो मैंग के ऊपर बंदूक तान दी। तुम लोगों को क्या लगा था कि मैं तुम लोगों से डरकर भाग रही हूँ? नहीं, आज मैंग जिंदा नहीं रहेगा। तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है काव्या। मैंने कहा था ना, अगर मैंग मेरा नहीं हुआ तो किसी का भी नहीं होगा। मुझे मेरी दौलत मिल जाती ना तो मैं मैंग को ऐसे ही छोड़ देती। लेकिन नहीं, तुम लोगों के लिए तो पैसा मैंग से ज़्यादा कीमती है ना। तो अब देखो कि मैं क्या कर सकती हूँ, यास्का ने कहा और मैंग पर गोली चलाई। उससे पहले काव्या भागकर मैंग के सामने आकर खड़ी हुई और गोली उसे लग गई। काव्या, मैंग जोर से चिल्लाया और फिर काव्या भाई मैंग के बाहों में गिर गई। उसका सर मैंग की गोद में था और वह चुपचाप मैंग का चेहरा निहार रही थी। तभी पुलिस की गाड़ी की आवाज़ आई और यास्का वहाँ से भाग गई। चलो यहाँ से, तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना बहुत ज़रूरी है, मैंग ने हड़बड़ाकर कहा। नहीं मैंग, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं नहीं चाहती हूँ कि हॉस्पिटल जाने तक मुझे भगवान जी बुला लें और मैं आपसे बात ही ना कर पाऊँ, काव्या ने कहा। तुम्हें मेरे लिए करने की ज़रूरत नहीं थी काव्या, मैंग ने रुद्धे स्वर में कहा। नहीं मैंग, आप तो जानते हैं ना मैं कितनी सेल्फिश हूँ। मैंने जो किया अपने लिए किया है, आपके लिए तो कुछ भी नहीं किया। अगर मेरे होते हुए आपको कुछ हो जाता तो मैं तो जीते जी मर जाती ना, काव्या ने कहा तो मैंग की आंखों से आंसू आ गए। काव्या, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मैंग ने हल्का रोते हुए कहा। माफ़ तो कब का कर दिया। मैं आपको एक बात बताऊं, काव्या ने पूछा तो मैग ने हाँ में सिर हिलाया। मैंने सोचा था ना कि मैं आपको कभी नहीं बताऊंगी, लेकिन अब मेरा लास्ट टाइम आ गया है ना, तो यह बात आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मैं ना आपसे बहुत प्यार करती हूँ मैग, इतना प्यार जितना शायद आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैं जानती थी कि आप मुझसे प्यार कभी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपसे प्यार हो गया मैग, काव्या ने बहती आंखों के साथ कहा और फिर मैंग के गाल पर हाथ फेरा और बेहोश हो गई। मैंग ने हॉस्पिटल ले जाने के लिए काव्या को गोद में उठाया। तभी उसे ऋषभ और पुलिस वाले दिख गए। उन सब ने काव्या को गाड़ी में लिटाया और फिर हॉस्पिटल लेकर गए। मैंग लगातार काव्या को देखे जा रहा था और उसकी आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे। ऋषभ ने घर पर फ़ोन करके सबको बुला लिया। डॉक्टर ने काव्या को जल्दी से एडमिट किया और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। घर के सारे लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। मानसी जी बहुत ही ज़्यादा रो रही थीं।
सबने मैंग से काव्या की हालत का कारण पूछा। तो मैंग ने रोते हुए सबको बताया कि कैसे काव्या ने ही मैंग की जान बचाने के लिए खुद पर गोली ले ली। मैंग, तू मेरे साथ आ 1 मिनट के लिए, मानसी जी ने कहा और मैंग को साइड लेकर गईं। क्या हुआ माँ, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हैं? मैंग ने पूछा। मैं तेरे कमरे में गई थी और तेरी अलमारी में मुझे ये मिला। ये चिट्ठी काव्या ने तेरे लिए लिखी थी जब तू उसे तलाक देने वाला था, मानसी जी ने रोते हुए कहा और वो चिट्ठी मैंग को पकड़ा दिया और वहाँ से चली गईं। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।